आरएस कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का समान विज्ञान के प्रश्न लेकर के आए हैं। इसमें घटना चक्र का जो किताब है उसी से सारा प्रश्न को हमने लिया है। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बीपीएससी का है। बीपीएससी यूपीपीएससी जितना क्वेश्चन पूछा है, सारा पूछा हुआ क्वेश्चन का इसमें हम कलेक्शन लाए हैं। मुझे उम्मीद है इतना प्रश्न बनाने के बाद फिजिक्स का किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, बिहार एसएससी का एग्ज़ाम हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इलाहाबाद का एग्ज़ाम हो, रेलवे का स्टेशन मास्टर का हो, गुड्स गार्ड का हो, लोको पायलट का हो, ग्रुप डी का हो, सिपाही का हो, कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, जितने भी एग्ज़ाम हैं इससे फालतू फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। आप इसको एकदम याद कर जाइए। अगर इतना क्वेश्चन याद कर गए तो मुझे उम्मीद है कि फिजिक्स से अगर 8-10 क्वेश्चन पूछता है तो 10 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन आप ज़रूर कर पाएंगे। चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बिहार में अभी प्रधान शिक्षक और हाई स्कूल में हेडमास्टर की बहाली होने जा रहा है, उसके लिए तो ये क्वेश्चन वरदान है। इससे फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा, इसी से क्वेश्चन आएगा। सारे प्रश्न को एक बार जरूर बनाइए। पहला कहता है शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक होता है वाट। दूसरा कहता है विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति का इकाई है वाट। तीसरा कहता है, चलिए नंबर्स इसमें उल्टा पुल्टा है किया हुआ, उससे मतलब नहीं है। नंबर को हम इसमें नहीं देखेंगे, नंबर तो किताब से अलग अलग लिया हुआ है। आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को हम मापते हैं किसमें? हर्ज में नापते हैं। इसको HERTZ लिखते हैं, हर्ज। चलिए इसके बाद है प्रकाश वर्ष किसका इकाई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा ये पूछता है और लोग इसको कन्फ्यूजन में गलत करते हैं। एकदम याद रखिए, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। चलिए उसके बाद करते हैं प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई चली गई दूरी। एक वर्ष में जितना दूरी प्रकाश चलता है उसी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। चलिए इसके बाद है पारसेक। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हमेशा ये पूछता है। पारसेक भी दूरी का मात्रक है, एकदम इसको याद रखेंगे, दूरी का मात्रक है। उसके बाद कहता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर। चलिए उसके बाद करते हैं एम्पियर। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एम्पियर मापने की इकाई है। एम्पियर मापने की इसका इकाई है तो विद्युत धारा की। उसके बाद कहता है एंगस्ट्रम। एकदम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का किसका इकाई है? तरंग दैर्घ्य को। एंगस्ट्रम को हम लोग एक के ऊपर एक बिंदु देते हैं, इस तरह से इसको हम सूचित करते हैं। एंगस्ट्रम को संकेत में इस तरह से लिखते हैं। चलिए इसके बाद करते हैं 29। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीलीटर। बीपीएससी में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहता है 1 किलोमीटर दूरी का मतलब है 1 किलोमीटर में होता है कितना? 1000 मीटर। 1000 मीटर होता है। बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद फिर करते हैं 1 पिकोग्राम। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम। चलिए इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन पास्कल। पास्कल इकाई है किसका? दाब का। पास्कल दाब का इकाई है। दाब की इकाई क्या है?
दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। फिर कहता है तेल का एक बैरल में होता है 159 लीटर, एकदम याद रखेंगे इसको, 159 लीटर। चलिए इसके बाद कहता है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? क्यूसेक में जल की बहाव को हम मापते हैं, जल की धारा को मापते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? ओजोन परत के बारे में आपको बता दें, सूर्य से परावैंगनिक किरण निकलती है, उसको ओजोन परत छानता है। अगर ओजोन परत उसको फिल्टर नहीं छाने तो परावैंगनिक किरण हमारे धरती पर आ जाएगी और उससे मनुष्यों में कई तरह के विकृतियाँ पैदा हो जाएगी, स्किन डिजीज हो जाएगा, कई तरह की बीमारियाँ पैदा होने लगेगा। चलिए इसको डॉप्सन में मापते हैं, याद रखेंगे इसको। फिर कहता है सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार किसके द्वारा लाया जाता है? नौ संचालक द्वारा लाया जाता है। नौ चालक सोनार का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है पायरोमीटर क्या करता है? हाई टेम्परेचर को मापता है, उच्च ताप को मापता है। उसके बाद है 11, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त हो वह है क्या? वह हो जाएगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर थर्मामीटर। उसके बाद कहता है वायुमंडलीय दाब को किससे मापते हैं? वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं, बैरोमीटर। इसके बाद फिर है दूध का अपेक्षिक घनत्व लैक्टोमीटर से मापते हैं। उसके बाद है आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता हाइग्रोमीटर। चलिए इसके बाद कहता है राडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करना। सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कहता है भूकंप की तीव्रता का मापन रिक्टर पैमाना पर करते हैं। उसके बाद अगला सवाल कहता है, थोड़ा यहाँ पे फ़ोटो खींचने में मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा। कहता है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ में मापी जाती है। उसके बाद है अगला है झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस, थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो गया है, आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं पॉलीग्राफ। इसके बाद है कहता है वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है अपकेंद्रण द्वारा करता है। वॉशिंग मशीन कपड़ा को साफ करता है। इसके बाद है अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि और अदिश राशि, वैसी राशि, सदिश राशि वैसी राशि जिसमें
परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, और वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिमाण हो दिशा नहीं हो उसे अदिश राशि कहते हैं। कहता है सदिश राशि नहीं है तो द्रव्यमान हो जाएगा इसका आयतन हो जाएगा, इसका आंसर आयतन अदिश राशि है। चलिए इसके बाद करते हैं। कहता है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान। इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद है बल गुणनफल है। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। ये बीपीएससी का भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर कहता है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा संरक्षण कहता है कि ऊर्जा का न तो सृजन होता है और ऊर्जा का न तो कभी खत्म होता है, इसलिए ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश हो सकता है। यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। चलिए उसके बाद 11 की बात करते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का पीछे की ओर झुक जाते हैं। यह स्थिरता का जड़त्व के कारण हम झुक जाते हैं। जैसे ही अभी हम ट्रेन खड़ी है और हम भी खड़े हैं, दोनों खड़े हैं, तो यहाँ दोनों खड़े हैं, ये ट्रेन है, दोनों अभी खड़े हैं, दोनों में ये आदमी है, यहाँ पर ट्रेन है। ट्रेन जब चलना शुरू करती है तो इसका शरीर के नीचे का भाग तो गतिमान हो जाता है लेकिन ऊपर स्थिर रहता है, इसलिए ये पीछे की ओर झटका देता है। चलिए इसके बाद अगला सवाल कहता है त्वरण का सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A बराबर V माइनस यू बाई टी, इसका याद रखेंगे। त्वरण का सूत्र है, इसी से हम फिर निकालते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो हो जाएगा AT बराबर V माइनस यू। अगर हम इसको U को इस तरफ ले आवें तो हो जाएगा हमारा U प्लस AT बराबर V। यही हमारा एक इम्पॉर्टेंट सूत्र है, V बराबर U प्लस AT। इसी से फॉर्मूला निकलता है। फिर इसके बाद अगला सवाल कहता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन साहब ने दिया है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। उसके बाद अगला सवाल कहता है पीसा का झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती है, क्यों? क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन रेखा तल के ऊपर रहती है। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है, 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत बार ये पूछता है ये क्वेश्चन कि पीसा का मीनार झुका हुआ है फिर भी गिरता क्यों नहीं है। कहता है जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित होता है, भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद कहता है लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? सभी साथ साथ पहुंचेंगे, सभी साथ साथ एक ही साथ पहुंचेंगे। इसके बाद अगला सवाल कहता है किसी पिंड का भार कहाँ पर सर्वाधिक होगा? ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। इसके बाद अगला सवाल कहता है मानव शरीर का भार होता है, मानव शरीर का भार क्या होगा? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अभी हम लोग देखें इसका सवाल, किसी वस्तु का भार ध्रुवों पर क्या होगा? ज़्यादा होगा।
चलिए इसके बाद करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है लोलक की कालावधि टाइम पीरियड, लोलक की टाइम पीरियड लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ये लोलक है, इसका जितना ये लंबा होगा उसके अनुसार इसका टाइम पीरियड निर्भर करेगा। इसके बाद 32 के बाद है 32 के बाद है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक है इस तरह से, गर्मी में अगर बढ़ गया तो इसका देखिएगा टाइम पीरियड इसका हो जाएगा ना, अंतर हो जाएगा, इसलिए गर्मी में सुस्त हो जाता है। 33 34 कहता है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद करते हैं अगला सवाल, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पलायन वेग किसे कहते हैं? पलायन वेग वैसा वेग जिससे अगर हम किसी वस्तु को पृथ्वी से फेंकें तो वो गुरुत्वाकर्षण केंद्र के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाएगा और वो वापस पृथ्वी पर लौट करके नहीं आएगा और वो ऊपर कक्षा में चक्कर लगाने लगेगा। इसी को कहते हैं पलायन वेग। और वो पलायन वेग क्या होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर तक जाएगा। चलिए इसके बाद करते हैं अगला सवाल, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति, वर्षा की बूंद का गोलाकार आकृति होता है पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण ये होता है गोल, सरफेस टेंशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार इसको पूछता है, इसको एकदम याद रखेंगे। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन कहता है तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी, तेल के तल तनाव पानी से कम है। डी आंसर हो जाएगा इसका, बार बार भी पूछता है। चलिए इसके बाद करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कहता है मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, पानी के घनत्व से कम होता है इसलिए वो हल्का होता है तो ऊपर रहता है। चलिए इसके बाद करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कहता है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडल दाब से अधिक होता है, एकदम याद रखेंगे इसको। उसके बाद फिर अगला सवाल कहता है बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण है, ऊपर चढ़ने का कारण है, किसके कारण से ऊपर चढ़ता है? इसको ऊपर चढ़ने का कारण है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव के कारण यह ऊपर चढ़ता है, सरफेस टेंशन। चलिए इसके बाद है 18 पास्कल का नियम ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस पर कार्य करता है? पास्कल के नियम पर करता है हाइड्रोलिक ब्रेक, जितना भी कार्य करता है पास्कल के नियम पर करता है। इसके बाद है अगला बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट, बैरोमीटर का रीडिंग अचानक गिर जाए तो उसमें आंधी तूफान का ये संकेत है, आंधी तूफान आने का संकेत है। ये बार बार प्रश्न पूछता है, आंधी तूफान आने का संकेत है ये।
इसके बाद अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती है, क्यों? झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, नहीं जम पाता, इसलिए मछली अंदर में जिंदा रह जाता है, इसलिए अंदर में जिंदा रहता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। घनत्व डेंसिटी में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आयतन, उसका आयतन, मात्रा बदलेंगे तो आयतन बदल जाएगा, द्रव्यमान बदल जाएगा, भार भी बदल जाएगा। डेंसिटी कहते हैं घनत्व। कोई वस्तु बना हुआ है तो उसमें छोटे छोटे अणु हैं, घनत्व हैं। ये घनत्व तो उतना ही रहेगा, चाहे इतना वाला लें या इतना वाला लें या इतना वाला लें, घनत्व सबका एक ही रहेगा। घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। घनत्व के कारण ही कोई वस्तु कमज़ोर होता है और मजबूत होता है, इसलिए घनत्व सेम रहेगा। भार छोटा ले लेंगे तो कम हो जाएगा, बड़ा लेंगे तो बड़ा हो जाएगा। द्रव्यमान भी इसका बड़ा छोटा होगा, आयतन भी इसका बड़ा छोटा होगा। घनत्व कभी नहीं बदलेगा, नेवर चेंज। इसके बाद अगला सवाल कहता है, किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। एकदम याद रखेंगे, ये सवाल बार बार पूछता है। हमने फिजिक्स का ऐसा सवाल लिया है जिसको आने की मैक्सिमम संभावना है कि ये सवाल पूछेगा, इसलिए आप लोग इसको एक बार मेरा वीडियो देख लीजिए और उसके बाद इसको मोबाइल को पॉकेट में रखे रहिए, सुनते रहिए इसको, इतना बार सुनिए कि याद हो जाएगा। ये कहता है, लोहे के कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? कहता है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर इसके बाद कहता है, अगला सवाल कहता है, एक सुई पानी में डूब जाता है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है। सुई का अपेक्षिक घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। डी इसका आंसर हो जाएगा। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है, इसका कारण है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल के कारण ये क्रीम अलग हो जाता है। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको और भी हम अच्छे वीडियो को हम डाल देंगे। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? कहता है, एक बर्फ को हम समुद्र में डाल दें तो समुद्र में कितना परसेंट समुद्र के नीचे रहेगा और कितना परसेंट पानी में रहेगा, कितना परसेंट ऊपर रहेगा? समुद्र की सतह से ऊपर रहेगा। तो ये रहता है 1/9 भाग। 1/9 भाग क्या रहता है? भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। फिर कहता है, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होगा? पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं होगा, ये उतना ही रहेगा जितना बर्फ डालने के बाद था। फिर कहता है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है, वह कुछ ऊपर उठ जाता है, ऊपर उठता है। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? 400 से 700 mm में सौर पर दिखता है। ये 400 से 700 mm। फिर कहता है, सब बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। तरंग एवं कण दोनों के समान होती है प्रकाश विकिरण की प्रकृति। प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग के समान भी होती है और कण के समान भी होती है। हम जानते हैं कि प्रकाश की ड्यूअल नेचर है, दोहरी नीति, दो प्रकृति है। पहला तरंग के रूप में चलती है और दूसरा कण के रूप में चलती है। इसी कणों को हम कहते हैं फोटोन।
कणों के बंडल को हम फोटॉन कहते हैं। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग, यानी कहता है प्रकाश का वेग, तो एकदम याद रखेंगे, बार बार ये पूछता है। देखिए बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, एकदम याद रखेंगे, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो सबसे न्यूनतम होगी कांच में, और सबसे अधिकतम होगी निर्वात में। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय, ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, 8 मिनट 5 सेकेंड लगता है। बीपीएससी में देखिए 97 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर कहता है निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। फिर कहता है मृग मरीचिका का कारण, मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण मृग मरीचिका होता है। चलिए इसके बाद कहता है एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। फिर कहता है अगला सवाल कहता है त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? तो होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। होलोग्राफी किताब उताब में लगाते हैं लोग कि इसका कोई नकल नहीं कर सके, अपना ओरिजिनलिटी के पहचान के लिए होलोग्राम का यूज करते हैं। दृष्टिपटल, रेटिना पर जो चित्र बनता है वो क्या होता है? वह वस्तु से छोटा व उल्टा होता है। वस्तु से छोटा एवं उल्टा होता है। किसी तारे का रंग दर्शाता है उसका ताप दर्शाता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्घ्य से। कहता है निम्न में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है? तो लाल रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का, एकदम याद रखेंगे इसको। इसीलिए इसको हम लोग खतरा के रूप में प्रयोग करते हैं। दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग तो हो जाएगा बैगनी। याद रखेंगे इसका एक क्रम होता है भिवगोर, VIBGYOR, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ वायलेट सबसे कम हो गया और रेड सबसे अधिक हो गया, और बीच में रहता है ग्रीन। एकदम याद रखेंगे इसको। भिवगोर, भी से वायलेट रंग, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, 7 रंग, यही रहता है 7 रंग। चलिए इसके बाद कहता है निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। फिर कहता है हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य का प्रकाश का अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। चलिए इसके बाद फिर करते हैं ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश क्यों प्रयुक्त होता है? अभी हम लोग देखें कि ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयोग होता है। इसकी तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। इसका तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। इसके बाद हो जाएगा आकाश नीला लगता है। क्यों? लघु तरंग दैर्घ्यों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है, इसलिए आकाश हमें नीला दिखता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण से ये दूर से ही दिखाई दे देता है।
इसके बाद कहता है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? काला। एकदम याद रखेंगे, बार बार ये पूछता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है, क्यों? प्रकाश आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा। बी। 77 कहता है वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण, वाहन में हम पीछे देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का। ये थोड़ा सा उठा हुआ रहता है, जिससे क्या करेगा? ये लंबा चौड़ा एरिया को ये कवर करेगा, है ना। इधर से लेकर के यानी इतनी बड़ी एरिया को ये कवर करेगा, इसलिए दिखाई देता है हमको। साइड वाला मिरर, जो ड्राइवर के बगल में जो मिरर लगा हुआ रहता है ना, उसी को कहते हैं साइड मिरर। कहता है दाढ़ी बनाने के लिए, एकदम याद रखेंगे, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है जब दो को मिरर हम रखेंगे इस तरफ और इस तरफ, दो को मिरर रख दें, तो कहता है कि बीच में कितने प्रतिबिंब बनेगा? तो बीच में अनंत प्रतिबिंब बनेगा, अनंत प्रतिबिंब उसका बनता है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जाता है। प्रिज्म में डालेंगे तो 7 रंग इस तरह से, अगर हम प्रिज्म में डालते हैं, प्रिज्म में इस तरह से हम रंग डालेंगे तो ये 7 रंग में बढ़ जाएगा। यहाँ पर इस तरह से 7 रंग में बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं VIBGYOR। इसी को कहते हैं VIBGYOR, VIBGYOR इसी को कहते हैं। 7 रंग में बढ़ जाता है। चलिए इसके बाद करते हैं अगला प्रश्न। कहता है अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? अभी हमने बताया है इंद्रधनुष के मध्य में कौन दिखाई देगा? हरा रंग दिखाई देगा। VIBGYOR 7 रंग है ना, तो 1 2 3 4, देखिए बीच में ये है, चौथा रंग है। 1 2 3 4 चौथा रंग बीच में जो रहेगा वही हमारा कहता है मध्य में दिखाई देगा, इंद्रधनुष में दिखाई देगा, यानी ग्रीन इसमें दिखाई देगा। एकदम याद रखेंगे इसको, VIBGYOR से हमेशा प्रश्न पूछता है। दोपहर के 12 बजे देखिए इंद्रधनुष जब भी होगा तो या तो सिर इधर रहेगा सूर्य, तो इधर ही बनेगा इंद्रधनुष। अगर इधर सूर्य रहेगा तो इधर इंद्रधनुष बनेगा। यानी कि कभी भी 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बनता है। जब भी इंद्रधनुष बनेगा तो सूर्य रहना चाहिए, तो इधर रहेगा, यानी कि इधर से, यानी तो इधर रहेगा या इधर रहेगा, तब ये इंद्रधनुष बनेगा। ऐसे नहीं इंद्रधनुष बनेगा। कह रहा है 12 बजे दिन में, कह रहा है तो 12 बजे दिन में या नहीं देख सकते हैं। इंद्रधनुष कभी बन ही नहीं सकता है। एकदम याद रखेंगे, इंद्रधनुष जब भी बनेगा तो 12 बजे के पहले या 12 बजे के बाद। PPSC में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। कहता है जल के बुलबुला अवतल लेंस या अपसारी लेंस, अवतल लेंस या अपसारी लेंस की तरह काम करता है जल के बुलबुला। देखिए फिर कहता है किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए, तब उसमें पूरा दिखेगा। चलिए इसके बाद फिर करते हैं दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। दूरदृष्टि रहेगा उत्तल लेंस, निकट दृष्टि रहेगा अवतल लेंस। एकदम याद रखेंगे दोनों को, एकदम PPSC में ये देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूरदृष्टि उत्तल लेंस रहेगा। चलिए उसके बाद कहता है फिर निकट दृष्टि दोष, अभी बताए उसमें उत्तल हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए इसके बाद पढ़ने में काम आना गिलास। देखिए पढ़ने में किसको ज़रूरत पड़ेगा? जिसको नज़दीक वाला प्रॉब्लम होगा, नज़दीक वाला जिसको प्रॉब्लम होगा, तो नज़दीक वाला जो पढ़ने वाला गिलास किसको कहेंगे? उत्तल लेंस को कहते हैं हम, नज़दीक वाला गिलास। जिसको नज़दीक वाला बढ़िया है, दूर वाला
है, तो उसको तो हम पढ़ने वाला गिलास कहेंगे नहीं, इसको हम कहेंगे पढ़ने वाला गिलास कौन, जिसको नज़दीक वाला पढ़ने में प्रॉब्लम होता है और दूर वाला अच्छा दिखाई देता है। ये भी बीपीएससी में देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2000 में बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट जी के, एकदम इसको याद रखिएगा। स्पष्ट दूरी, आँख हमारा कम से कम दूरी कितना देखता है, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी को देख सकता है। 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी को हमारा आँख नहीं देख सकता है। क्यों नहीं देख सकता है? इसीलिए कि आँख में सिलियरी पेशियाँ होती है, सिलियरी पेशियाँ होती है, और सिलियरी पेशियाँ जो सबसे कम सिकुड़ेगा तो हम 25 सेंटीमीटर की दूरी देखेंगे, और मैक्सिमम हम अनंत तक की दूरी देखेंगे, इस इन्फिनिटी तक की दूरी को हम देख सकते हैं। यानी कि सिलियरी पेशियाँ जितना सिकुड़ती है, मैक्सिमम सिकुड़ती है, तो उसमें हम 25 सेंटीमीटर की दूरी को देख सकते हैं। इसलिए एकदम इसको याद रखेंगे, सिलियरी पेशियाँ सिकुड़ने पर 25 सेंटीमीटर और फैलने पर हमारा अनंत तक की। लेंस की क्षमता एकदम याद रखेंगे, लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं, लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। चलिए इसके बाद फिर कहता है, यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगा, इसके फोकस की दूरी क्या हो जाएगा, इसका फोकस की दूरी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम जानते हैं P बराबर होता है 1/f, P बराबर 1/f होता है, और P बराबर 1/f होता है, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो F बराबर हम करेंगे तो हो जाएगा 1/P बराबर हो जाएगा 1, यानी 100 सेंटीमीटर हो गया, और नीचे है 2 डायोप्टर, तो 2 से कट गया 50 सेंटीमीटर, चूँकि 50 100 सेंटीमीटर लिए हैं इसलिए 50 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद कहते हैं, एक किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है, कि मनुष्य के प्रतिबिंब आँख में कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है, इसको दृष्टिपटल कहते हैं, रेटिना पर बनता है। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके, ये बार बार पूछता है, लाल हरा नीला, एकदम याद रखेंगे कहाँ है इसमें, लाल हरा नीला एकदम याद रखेंगे इसको। टीवी का रंग यही होता है, टीवी का रंग लाल रंग, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि याद रखिएगा प्राइमरी कलर, इसी को बोलते हैं प्राइमरी कलर, इसी को कहते हैं। पूछे अगर परीक्षा में कि प्राइमरी कलर कौन कौन है, तो लाल हरा नीला, एकदम याद रखेंगे इसको, कंठस्थ, बार बार ये पूछता है। चलता है, सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितना होता है, अभी हम बताए हैं विबगो, रंगों की संख्या कितना, 7, VIBGYOR। इसमें तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा रेड का और सबसे कम वायलेट का, और बीच में ग्रीन, एकदम इसको याद रखेंगे। 7 रंग होता है इंद्रधनुष में, 7 रंग होता है, और सूर्य के प्रकाश में भी 7 रंग होता है। चलिए इसके बाद शुरू से करते हैं, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट कहता है कितने डिग्री पर दोनों बराबर हो जाएगा, तो -40 डिग्री पर दोनों बराबर हो जाता है, एकदम याद रखेंगे। बार बार ये प्रश्न पूछता है, ये तो बहुत बार पूछता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापक्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके, स्वस्थ मनुष्य के तापक्रम हो जाएगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा इसका। यार इसको अगर हम फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो इसको फ़ारेनहाइट में हम लोग टेम्परेचर में अलग से मापते हैं। चलिए फिर कहता है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होगा, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री होता है सेल्सियस स्केल पर। इसके बाद कहता है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। परम शून्य ताप क्या है, परम शून्य ताप क्या है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को हम परम शून्य तापमान कहते हैं। जब बर्फ़ पिघलती है
बहुत इंपॉर्टेंट जीके। कहता है जब बर्फ़ पिघलती है तब उसका आयतन घटता है, आयतन घटता है। अब इतना बड़ा बर्फ़ है, इतना बड़ा बर्फ़ है, हम इसको देखें, इतना बड़ा बर्फ़ है, पिघल जाएगा तो पानी छोटे समय हट जाएगा, यानी कि इसका आयतन घट जाता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना, तापमान को स्थिर रखना थर्मोस्टेट करते हैं। चलिए इसके बाद कहता है रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु रेफ्रिजरेटर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना चाहिए, अगर खाना को सही रखना है तब। कहता है ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा महसूस होता है। क्यों? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ये बीपीएससी में देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 96 में पूछा है। फिर कहता है कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़कर। संपीड़ित गैस को छोड़ेंगे तो हमारा कमरा ठंडा हो जाएगा। फिर कहता है पसीने का उपयोग है। पसीने का उपयोग क्या है? शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है ये। फिर कहता है मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के द्वारा पानी ठंडा रहता है? तो बाष्पीकरण के द्वारा, बाष्पीकरण होगा तो पानी ठंडा रहेगा। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। क्यों? अधिक दाब के कारण पानी उबलने का ताप बढ़ जाता है, ताप बढ़ जाएगा तो खाना जल्दी बन जाएगा। चलिए फिर कहता है प्रेशर कुकर में खाना शीघ्रतापूर्वक बन जाता है क्योंकि बढ़ा हुआ दाब क्वथनांक को बढ़ा देता है। बढ़ा हुआ दाब क्या रहेगा? क्वथनांक को बढ़ा देता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देंगे, अगर कमरा में कोई फ्रिज रखा हुआ है उसका अगर हम दरवाज़ा खोल देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, कमरा गर्म हो जाएगा। कभी नहीं मारिएगा कि कमरा ठंडा हो जाएगा, कमरा अंततः थोड़ा गर्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है बार बार, विद्यार्थी इसमें गलत करते हैं। रेडियो तरंगों के विक्षोभ के लिए वायुमंडल के निम्न कहता है कि रेडियो तरंग जो आता है वो किससे आता है रिफ्लेक्ट होकर के? तो आयन मंडल से आता है, आयन मंडल से रिफ्लेक्ट होकर के आता है। कॉस्मिक तरंग, कॉस्मिक किरण क्या है? आवेशित कण है, ये आवेशित कण है। फिर कहता है दो उत्तरोत्तर श्रृंग, कहता है इसको क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। इस तरह से अगर हम करते हैं तभी ये और ये दोनों के बीच को कहते हैं तरंग दैर्ध्य। चलिए इसके बाद कहता है एक राडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, क्या चीज़ का प्रयोग करता है? रेडियो तरंग का प्रयोग करता है। ये रेडियो तरंग छोड़ता है और वापस आता है तो हम लोग उससे अनुमान लगाता है मशीन की कितना दूरी पर हमारा शत्रु है। चलो कहता है इसमें दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे कौन है? तो माइक्रोवेव इसमें हम लोग प्रयुक्त करते हैं दूरसंचार में। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होगा? तो धातु में अधिकतम होगा ध्वनि का वेग, मेटल में सबसे ज़्यादा होगा। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। फिर कहता है ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किस में? इस्पात में। अभी ना देखे मेटल में, इस्पात में। ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। कहता है कि ध्वनि तरंग सबसे तेज़ी से किस में जाएगा? तो ठोस में जाएगा, ठोस में। फिर कहता है ध्वनि तरंगें नहीं चल सकती है निर्वात में। हमेशा याद रखेंगे कि ध्वनि तरंग को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहे वो माध्यम ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, कोई भी माध्यम हो, इसके लिए कोई ना कोई एक माध्यम चाहिए। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए इसके बाद कहता है
ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है 330 मीटर प्रति सेकेंड, एकदम याद रखेंगे इसको, 330 मीटर प्रति सेकेंड। प्राश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिसकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक रहेगा, उसे कहते हैं प्राश्रव्य तरंग। मनुष्य की क्षमता श्रव्यता है सुनने का सीमा, मनुष्य सुनता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच को सुनता है, मनुष्य सुनता है। चलिए इसके बाद है डेसिबल। कहता है डेसिबल, इसमें हो जाएगा ध्वनि की तीव्रता। डेसिबल किसका मापने का है? इकाई डेसिबल है, इकाई में प्रयोग करते हैं किसमें? ध्वनि की तीव्रता। चलिए इसके बाद कहता है जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होता है? दो को बात करेंगे तो लगभग 30 डेसिबल ध्वनि का हम लोग प्रयोग करते हैं, लगभग 30 डेसिबल। फिर कहता है समान रिमोट में हम लोग कौन सा प्रयोग करते हैं? अवरक्त किरण। रिमोट में हम लोग टीवी चलाते हैं ना, रोज़ टीवी का रिमोट चलाते हैं, अवरक्त किरण। कहता है एक 100 वाट का बल्ब, बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च होगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 रुपया। 5 रुपया खर्च होगा। इसको हम लोग 100 वाट का बल्ब 10 घंटा तक जलता है, 100 वाट का बल्ब 10 घंटा तक जलता है, यानी कि 100 गुना 10 हो गया, 100 गुना 10 हो गया। इसको हम 1000 वाट घंटा, ये हो गया 1000 वाट घंटा, ये हो गया, जिसको हम 1 किलो वाट कहते हैं, और इसी को कहते हैं 1 किलो वाट कहते हैं, और इसी को कहते हैं 1 यूनिट। 1 किलो वाट को हम 1 यूनिट कहते हैं, और 1 यूनिट का कितना कह रहा है पैसा? 5 रुपया। तो आंसर हो जाएगा हमारा 5 रुपया। चलिए इसके बाद है अगला, कहता है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा? कहता है बिजली का खर्च क्या होगा? 1 इकाई बिजली का खर्च होगा। 100 वाट का बल्ब है, 1 इकाई खर्च होगा। 1000 गुना 10 कर दे, 100 गुना 10 तो 1000 हो जाएगा ना, 1000 किलो वाट, जिसको हम लोग कहते हैं 1 यूनिट कहते हैं। फिर कहता है अगला 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटा उपयोग किए जाएं तो 30 दिन में कितने यूनिट की बिजली खर्च करेगा? 60 वाट का बल्ब है तो 5 घंटा रोज जल रहा है, यानी कि 300 हो गया, 300 वाट घंटा ये हो गया, वाट आवर हो गया। अब इसको कर रहा है 30 दिन तक, तो 300 गुना 30 कर देंगे, तो 300 गुना 30 कर देंगे तो ये हो गया 9000 वाट। 9000 हमारा हो गया वाट घंटा, वाट आवर हो गया हमारा। तो 9000 वाट आवर हो गया, इसका मतलब कि 9 किलो वाट घंटा हो गया। 1000 होता है वो कितना, 9 हो गया, किलो वाट हो गया, यानी कि 9 मतलब 9 यूनिट हो गया इसका, 9 यूनिट। आंसर हो जाएगा बी, 9 यूनिट। चलिए कहता है डायनमो, एकदम बहुत इम्पॉर्टेंट। डायनमो क्या करता है हमारा? डायनमो करता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनमो हम लोग घुमाते हैं तो घुमाना हुआ यांत्रिक ऊर्जा, जब घूम गया तो क्या करता है? बिजली बना देता है। हम लोग शादी विवाह में इसका प्रयोग करते हैं। टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में इस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं।
मैकेनिकल ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। फिर कहता है जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है, ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है, ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। फिर कहता है विद्युत मोटर, एकदम याद रखेंगे, विद्युत मोटर बार बार ये पूछता है। विद्युत मोटर क्या करेगा, विद्युत मोटर करता है इसको, विद्युत मोटर हमारा क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। विद्युत ऊर्जा क्या करेगा, विद्युत हम देंगे उसमें मोटर में, तो क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। चलिए फिर कहता है 19 के बाद, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में, बहुत बल्ब में फिलामेंट, टंगस्टन, एकदम याद करेंगे, बीपीएससी में देखिए आया हुआ क्वेश्चन है ये। बल्ब में हम लोग प्रयोग करते हैं टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके कारण से इसको प्रयोग करते हैं बल्ब में। नील में सर्वोत्तम चालक हो जाएगा सिल्वर, चांदी, एकदम याद रखेंगे। फ्यूज का सिद्धांत है क्या, विद्युत का उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर यह कार्य करता है फ्यूज। चलिए इसके बाद कहता है एक सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी होती है, आर्गन के साथ मरकरी, जिसके कारण उजला होता है। CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ए नंबर हो जाएगा इसका। चलिए इसके बाद मोबाइल चार्जर होता है, मोबाइल चार्जर क्या होता है, मोबाइल चार्जर हो जाएगा एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, मोबाइल चार्जर। ये हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अति चालक का लक्षण है शून्य पारगम्यता। बीपीएससी में आया हुआ ये क्वेश्चन है, 94 में पूछा है। फिर कहता है निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, जर्मेनियम प्रयोग होता है। कहता है कौन सा अर्धचालक है जर्मेनियम। याद रखिए जर्मेनियम एवं सिलिकॉन दो गो अर्धचालक है, दो गो, जर्मेनियम और सिलिकॉन दो गो अर्धचालक है, याद रखेंगे इसको। चलिए इसके बाद कहता है निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा अर्धचालक। जर्मेनियम और सिलिकॉन दो ही गो अर्धचालक है, याद रखेंगे। निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है, एक्सरे में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। उसके बाद फिर कहता है अगला, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, नाभिकीय संलयन होता है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, नाभिकीय संलयन, एकदम याद रखेंगे इसको, नाभिकीय संलयन बहुत पूछता है ये, बार बार पूछता है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, इसमें सौर सेल लगा हुआ रहता है, इसी कारण से उसको बिजली मिलते रहता है। कितना बार ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको बात कहता है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, ये थोरियम हो जाएगा, थोरियम भारत में उपलब्ध है। उसके बाद कहता है परमाणु बम का सिद्धांत, नाभिकीय विखंडन। फिर कहता है ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 94 में। फिर कहता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं, यूरेनियम का हम लोग उपयोग करते हैं, बीपीएससी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित क्या करेगा, अल्फा कण, बीटा कण,
अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, यानी कि ये सभी करेगा तीनों। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र, याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, तारापुर, इसके लिए। इसके बाद है भारत में भारी जल बनाया जाता है ट्रॉम्बे में, ट्रॉम्बे। इसको कहता है शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है, शीघ्रोत्पादी रिएक्टर है विखंडन प्रक्रिया के द्वारा, विखंडन प्रक्रिया के द्वारा। चलिए, इसके बाद कहता है पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? 11 मई 1998 को, 11 मई 1998 को। पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज द्वारा, एकदम याद रखेंगे, चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर के पितामह भी इसी को कहते हैं, चार्ल्स बेबेज। 2G स्पेक्ट्रम में G का होता है जनरेशन, G मतलब जनरेशन। माउस है जो हम लोग कंप्यूटर में प्रयोग करते हैं, इनपुट डिवाइस है, इससे हम लोग कोई चीज़ अंदर करते हैं, डालते हैं। www का आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। www जो हम लोग यूज करते हैं कंप्यूटर में, www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब इसका होता है, वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। कंप्यूटर वायरस होता है एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम है ये। द्विआधारी में संख्या कौन कौन सा है? 0 और 1, 0 और 1 दो ही संख्या होता है। बाइनरी नंबर, दो नंबर है बाइनरी, 0 और 1 दो ही नंबर है बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर की संख्या कितना हो जाएगा? 2। 1 बाइट होते हैं, 1 बाइट होते हैं 8 बिट, 8 बिट के बराबर। उसके बाद कंप्यूटर में शब्द की लंबाई किस में नापी जाती है? शब्द की लंबाई नापी जाती है बिट्स में मापी जाती है शब्द की लंबाई। फिर कहता है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो फास्ट कंप्यूटर की भाषा नहीं है। सिम जो हम लोग प्रयोग करते हैं, सिम इसका मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, एकदम याद रखेंगे इसको, आर्यभट्ट। उसके बाद है आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। भारत की टैंक प्रतिरोधी मिसाइल है नाग। उसके बाद कहता है भारत की सतह से वायु में मार करने वाला त्रिशूल। फिर कहता है सतह से सतह पर मार करने वाला पृथ्वी, सतह से सतह पर मार करने वाला पृथ्वी। फिर कहता है इंद्र है, इंद्र क्या हो जाएगा? इंद्र है रडार। फिर इसके बाद कहता है तेजस। तेजस क्या है? भारत में निर्मित एक लड़ाकू विमान है। फिर कहता है अगला सवाल, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। एकदम याद रखेंगे, रंजन, रंजन एकदम याद रखेंगे इसको। रंजन हो गए एक्सरे के लिए, एक्सरे के लिए। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने।
भाप का इंजन जेम्स वाट ने। फाउंटेन पेन का आविष्कारक किसने कौन किया है? वाटरमैन, याद रखेंगे दम। राडार का आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट वाटसन। बीपीएससी में ये पूछा हुआ सवाल है। राडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। चलिए इसके बाद टेलीविज़न का आविष्कार जे एल बेयर्ड। पेंसिलिन के आविष्कारक कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। चलिए इसके बाद ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? चंद्रशेखर ने, एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसके बाद कहता है आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। फिर कहता है वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण। बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है 92 में, बहुत ही फेमस ये इक्वेशन है। E=mc² में C क्या करता है? प्रकाश की गति को इंडिकेट करता है। C प्रकाश की गति को इंडिकेट करता है। E ऊर्जा को इंडिकेट करता है। E है ऊर्जा के लिए इंडिकेट करता है। और M हो गया हमारा मास और ये हो गया हमारा इनर्जी और ये हमारा हो गया वेग, प्रकाश का वेग। याद रखेंगे इसको। किसी का भी पूछ दिया है, अभी सी का पूछा है, हो सकता है ई का पूछ दे। चलिए सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 में। उसके बाद कहता है किस स्मृति में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं हम लोग रमन प्रभाव दिवस के। इसके बाद हो जाएगा फिर अगला कहता है अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल ऊंचा रहे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अभी हम लोग पढ़े हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को मनाते हैं। इसके बाद कहता है भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक होमी जहांगीर भाभा। फिर है हरगोविंद खुराना प्रोटीन संश्लेषण के लिए। फिर कहता है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का विश्लेषण खुराना साहब ने किया था। फिर है उसमें आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है एम एन शाह का। फिर है गॉड पार्टिकल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन। समय मापक विज्ञान हारोलॉजी। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है पुणे में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ है? मुंबई में। फिर उसके बाद लेजर का फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। बी इसके बाद होगा अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गॉगरिन। फिर कहता है
ये हो जाएगा विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री तेरेस्कोवा, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। चंद्रमा है, चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है। एटीएम से तात्पर्य है, एटीएम से तात्पर्य है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में ये एक है रिसर्च स्टेशन है, याद रखेंगे इसको, बीपीएससी 2005 में पूछा है। चुंबक क्या दिखाता है? उत्तर दक्षिण दिखाता है, तो उत्तर और दक्षिण इसमें है नहीं तो हो जाएगा उत्तर, हमारा हो जाएगा, हमेशा उत्तर दक्षिण दिखाता है। खनिज मिनरल क्या है? मिनरल है, खनिज मिनरल क्या हो जाएगा? ये क्या है? द्रव है, अकार्बनिक ठोस है, गैस है, तो हो जाएगा अकार्बनिक ठोस हो जाएगा ये। फिर कहता है एटम बम के सिद्धांत पर होता है, एटम बम नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर होता है, एटम बम नाभिकीय विखंडन। फिर कहता है नागासाकी में गिराए गए बम विस्फोट जो हुआ था वो उसमें किसका प्रयोग किया गया था? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। पूरा फिजिक्स का हम लोग ख़त्म कर दिए। इतना फिजिक्स पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको फिजिक्स का कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। फिजिक्स का 100% तो नहीं लेकिन 80 से 90% प्रश्न को सोल्व करेंगे किसी भी एग्ज़ाम में। इसको आप एक बार नहीं, एक बार पहले वीडियो देख लीजिए और उसके बाद इसको पॉकेट में रख के कहीं जा भी रहे हैं तो रख के इसको सुनते जाइए। 10 बार इसको सुनिए कि सारे प्रश्न आते ही आपका जवाब जुबान पे आ जाए। इसको आप लोग देखिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।